अब हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, मतलब दो न्यूरॉन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि उसे हम लोग साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो हमने बताया था कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हमारा न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका होता है। दोनों एक ही नाम है, ठीक ना। कभी ऑप्शन आपको न्यूरॉन रहेगा तो कभी तंत्रिका कोशिका, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है, तो सिनेप्टिक नॉब्स जो है एक्सॉन का पार्ट है और एक्सॉन जो है न्यूरॉन का पार्ट है। तो हमारा जो है ये न्यूरॉन में पाया जाता है, वृक्क में नहीं पाया जाएगा, मस्तिष्क में नहीं, अंडाशय में नहीं, और न्यूरॉन में पाया जाता है। तो ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर जो है एक हार्मोन है, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट नहीं, तो एक हार्मोन है। ऑक्सिन के पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? तो पादप हार्मोन का उदाहरण जो है हमारा यहाँ पर ऑक्सिन है, जो 5 हमारा जो है हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और हमारा एथिलीन। ठीक है, तो उसमें से ऑक्सिन हमारा जो है ऑप्शन आएगा। तो जिब्रेलिन भी क्या है? तो हमारा एक हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन है, ये वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था साइटोकाइनिन जो है जीर्णता को रोकता है, यह वृद्धि में सहायक होता है। तो प्ररोह के अग्रभाग में पाया जाता है, खास करके जड़ और बीज के अग्रभाग में पाया जाएगा, बीज में पाया जाएगा। तो प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए होता है, तने की वृद्धि के लिए होता है, और पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए होता है, और इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो इसमें से सभी आएंगे ऑप्शंस। क्लियर है? अब जो है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो हम लोग जो देखें कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये सभी जो है पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, जबकि हमारा जो है एब्सिसिक अम्ल जो है यह हार्मोन मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो एब्सिसिक अम्ल इसका एग्जाम्पल होगा। आप अपने ऑब्जेक्टिव से मिला लीजिए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। जिसमें मस्तिष्क उपस्थित होते हैं वो उनमें सोचने समझने की क्षमता होती है, और जिसमें मस्तिष्क नहीं होते हैं उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। और अगर हम लोग देखें तो मनुष्य जो है सबसे विकसित प्राणी में से एक है, जिसमें कि सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा विकसित है। इसी कारण जो है यह पूरे धरती पर राज करता है और अंतरिक्ष तक का सफर तय कर पाया है। अभी अगर हम लोग देखें तो मनुष्य का मस्तिष्क अगर हम लोग देखें तो यह जो एक खोपड़ी के अंदर जो है मस्तिष्क बंद रहता है, जिसको कि हम लोग क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। यह जो है बाहरी ढांचा होता है जो हड्डियों का बना होता है, खोपड़ी इसको बोलते हैं। तो इसमें जो है मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, जो बाहरी आघातों से बचाता है। इसके अलावा मस्तिष्क के चारों ओर एक तंतुमय संयोजी ऊतक की झिल्ली होती है, जिसको मेनिंजेस कहते हैं। यह मेनिंजेस और मस्तिष्क के बीच जो है एक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य कहते हैं, जो कि आघात या झटके को रोकने का काम करता है, या उससे मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। अगर आयतन की बात करें तो मस्तिष्क का जो आयतन होता है लगभग में 1650 ml होता है, मिलीलीटर। और भार के हिसाब से अगर बात करें तो 1.5 kg का मस्तिष्क होता है, कुल भार अगर हम लोग बात करते हैं तो। मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसे जो हम लोग फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन जो हमारा ये पार्ट है, मिड ब्रेन यहाँ सेंटर के पास में होता है, जो कि हमारा अग्र मस्तिष्क से ढका हुआ कुछ रहता है, और पश्च मस्तिष्क हमारे पीछे का भाग होता है। हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अग्र मस्तिष्क देखते हैं तो इसका भी 2 भाग है। तो प्रमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम कहते हैं, और डायनसेफ्लॉन। ठीक है, तो यह जो है मस्तिष्क का जो है सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। पूछा जाता है सवाल कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो हम लोग को सेरिब्रम बताना है, या प्रमस्तिष्क किसको कहते हैं। यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता है, यानी 2/3 भाग बनाता है। और अनुदैर्ध्य खांचों के रूप में यह मस्तिष्क जो है 2 बराबर भागों में बटा होता है। अगर हम लोग देखें तो अगर मस्तिष्क इस तरह से अगर है तो ये अखरोट के समान जो है इस टाइप से हमारा जो मस्तिष्क बटा हुआ होता है 2 भागों में। ये जो बटा हुआ है तो यह हमारा जो है कॉर्पस कैलोसम कहलाता है, जिससे कि उत्तरी और दक्षिणी भाग, ठीक ना, या दाएं या बाएं वाला भाग जो है हमारे मस्तिष्क का, जो कि सेरिब्रम का दाएं और बाएं का भाग है, यह जो है जुड़ा होता है। यही हमारा जो है कॉर्पस कैलोसम कहलाता है। कैलोसम कहलाता है। यह जो मस्तिष्क है सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क हमारे जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, और यह स्मरण शक्ति, प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, हर्ष, कष्ट इन सब का केंद्र होता है। इसी में हम लोगों को महसूस होती है सब कुछ। इसमें जो है अगर हम लोग देखें तो मस्तिष्क में ये उभड़ा हुआ पार्ट्स पाए जाते हैं, जो कि एक उभड़ा हुआ और एक धंसा हुआ पार्ट्स होता है। उभरे हुए पार्ट को सल्कस कहते हैं और धंसे हुए पार्ट्स को गायराई कहते हैं। जिस व्यक्ति में ये सल्कस और गायराई
ज़्यादा पाए जाते हैं वो अधिक चतुर होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, और जिसमें यह सल्कस गहराई ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, यानी चिकना टाइप का होता है, तो वो मंद बुद्धि वाले होते हैं। तो ये जो सल्कस और गहराई है वो इसमें गड्ढे होने चाहिए, मतलब कि इसमें ग्रोव्स ज़्यादा होने चाहिए। जिसका ज़्यादा रहेगा उसके सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होगी। अगर हम लोग डायनसेफ्लॉन की बात करें तो यह जो है प्रमस्तिष्क का गोलार्ध से ढका होता है, अर्धगोलार्ध जो है उससे ढका रहता है। और डायनसेफ्लॉन यह कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मतलब इसके कारण ही जो हमें गर्मी या ठंड का पता चलता है, साथ ही साथ हमें दर्द और रोने की जो हमारे मन में जो रोने की भावना पैदा होती है तो उसको यह व्यक्त करता है और दर्द को महसूस कराता है। अगर डायनसेफ्लॉन नहीं होगा तो दर्द महसूस नहीं होगा, अगर उसे इनएक्टिव कर दिया जाए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अलावे और हमारा जो है मध्य मस्तिष्क क्या करता है और पश्च मस्तिष्क क्या करता है। तो वीडियो कॉर्टेक्स और मेडुला का बना होगा। कॉर्टेक्स जो है सेरिब्रम का बाहरी मोटा धूसर आवरण होता है और मेडुला इसका अंदर का पार्ट होता है। तो इस पर जो है अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र होते हैं जो कि विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो जो कॉर्टेक्स है वही जो है मस्तिष्क में जो सेरिब्रम है उसमें जो है बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और उसका जो है कॉर्टेक्स भाग करता है, खास करके क्योंकि उस पर जो है निर्दिष्ट केंद्र होते हैं जो कि विभिन्न निर्देशों को संचालित करता है, या स्मरण शक्ति वगैरह सब, भूख वगैरह सब को नियंत्रित करेगा। गायरस जो होता है यह अनियमिताकार उभरी हुई संरचना होती है। हमने बताया कि जो मस्तिष्क है सेरिब्रम उसमें जो है उभरा हुआ और धंसा हुआ पार्ट होता है, तो जो अनियमित आकार का उभरा हुआ संरचना है उसको गायरस कहते हैं। और सल्कस जो होता है वह दो गायरस के बीच का धंसा हुआ या अवनमित भाग होता है। अब अगर हम लोग मध्य मस्तिष्क का बात करें तो मध्य मस्तिष्क जो होता है यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है, मतलब ब्रेन स्टेम का, मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है। इसमें जो है तंत्रिका कोशिका समूह के रूप में उपस्थित होता है, एकल नहीं पाया जाएगा, इसमें गुच्छे के रूप में मिलेगा। और यह मध्य मस्तिष्क जो होता है संतुलन और आंख की पेशियों को नियंत्रित करने का काम करता है। तो इसके द्वारा जो है संतुलन की अवस्था उत्पन्न होती है मध्य मस्तिष्क में। ठीक है, अब देखते हैं पश्च मस्तिष्क को। तो पश्च मस्तिष्क जो है ये पीछे का भाग होता है, कहा जाता है ना कि छोटा दिमाग होता है, तो उसी को पश्च मस्तिष्क कहा जाता है पृष्ठ भाग में, जो कि दो भाग में बटा हुआ होता है। अनुमस्तिष्क जिसको सेरिबेलम कहते हैं और मस्तिष्क स्टेम। हम लोग सेरिबेलम को सेरिब्रम से कंपेयर करें तो सेरिब्रम जो है हमारा जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है, जबकि सेरिबेलम जो होता है पश्च मस्तिष्क का भाग है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पश्च मस्तिष्क का भाग कौन सा है, तो सेरिबेलम आंसर होगा, सेरिब्रम नहीं होगा। और अगर अग्र मस्तिष्क का भाग पूछा कि कौन सा है तो सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम नहीं होता है। तो ये अनुमस्तिष्क जो होता है या पीछे का मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क मतलब पीछे का मस्तिष्क या सेरिबेलम, यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों को नियंत्रित करता है। अगर हम लोग ऐच्छिक पेशियां वैसी पेशियां होती हैं जो कि हमारी इच्छाओं के द्वारा नियंत्रित होती है, जैसे हाथ, पैर, जीभ, इन सब में जो पेशियां हैं हमारी इच्छाओं पर नियंत्रित होती हैं। अगर इन अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम को हटा दिया जाए तो इन सभी पर से नियंत्रण खत्म हो जाएगा और हम लोग अगर जीभ से निकाल दिया जाए तो जीभ में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाथ पैर से अगर ये जो है हमारा जो है काम नहीं करेगा, तो ये सब जो है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम इसको करता है। इसके अलावा संतुलन की क्षमता होती है, हमारा शरीर जो है एक समन्वय के द्वारा जो है चलते हैं, तो उसमें जो है सभी उसमें हाथ पैर हमारा पूरा ऊपर का पोस्चर, ये सभी जो है एक संतुलन की अवस्था में हम लोगों को चलने में मदद करती है। अगर सेरिबेलम नहीं होगा तो यह जो है अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और ये हमें चलने में मदद नहीं कर पाएगा और इसमें लड़खड़ाहट की अवस्था उत्पन्न होगी या फिर उसमें चल ही नहीं सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मस्तिष्क स्टेम जो होता है इसका दो भाग होता है, तो इसमें पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगाटा आता है। पोन्स वेरोलाई जो होता है ये मेडुला का आगे का भाग होता है जो कि श्वसन को नियंत्रित करता है, जो हम लोग सांस लेते हैं उसे नियंत्रित करने का काम करेगा। जबकि मेडुला जो ऑब्लंगाटा होता है यह स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है और यह हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन की गति दर यानी श्वसन रेट ऑफ रेस्पिरेशन और प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी वैसी इन सबको नियंत्रित करेगा। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसको हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जैसे ही ये आएगा तो उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे वोमिटिंग आएगा तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से छींक आती है तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं छींक को। खांसना, छींकना ये सब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और इसको जो है नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। क्लियर है? तो अब इसके बेस पर जो हम लोग आगे देखेंगे कि मस्तिष्क के कार्य को। मस्तिष्क जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारे शरीर में जो कि विभिन्न कार्यों का संपादन करता है। सबसे पहले यह जो है सभी संवेदी अंगों से आवेगों को ग्रहण करने का काम करेगा, फिर जो ग्रहण किए गए आवेग हैं उसका विश्लेषण करेगा और फिर उचित निर्देश जारी करेगा ताकि जो है हमारा शरीर उसके अनुसार काम कर सके। इसके अलावा जो अगर शरीर में विभिन्न तरह के आवेग एक साथ आ गए हैं तो उन आवेगों के बीच जो है सहसंबंध स्थापित करता है कि कौन सा आवेग किसके लिए है और वो संबंधित आवेगों के लिए निर्देश दे करके उसे जो इफेक्टर ऑर्गन्स है उसको वहां तक भेजता है, जिसको कि अभिवाही अंग कहते हैं, वहां तक भेजता है। साथ ही साथ जो मस्तिष्क जो है चेतना और ज्ञान का केंद्र है। यह किसी भी सूचना को एक ज्ञान के भंडार के रूप में या चेतना के रूप में संचित करता है, इसीलिए इसे मस्तिष्क को हम लोग सूचना और ज्ञान का केंद्र कहते हैं, यानी चेतना और ज्ञान का केंद्र कहते हैं।
सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप जो होता है, न्यूरॉन में आवेगों का संचलन जिस पथ से होता है उसे हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहेंगे। और प्रतिवर्ती चाप में कई घटक होते हैं। पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती चाप से आप क्या समझते हैं और इसके घटक कौन कौन से हैं, लिखें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इसमें सिर्फ ये बताना है प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्क, जिससे कि रिफ्लेक्स को जिस पथ से गुजरती है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो न्यूरॉनों में आवेगों का संचलन जिस पथ से होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं न्यूरॉन में आवेगों का संचलन जिस निश्चित पथ से होता है उसे हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और इसके निम्न घटक हैं। इसमें ग्राही अंग जिसको रिसेप्टर्स कहते हैं, संवेदना मार्ग जो कि जिससे संवेदना ग्रहण किया जाता है, तंत्रिका केंद्र, प्रेरक मार्ग और अविवाही अंग होते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ग्राही अंग जो होते हैं या हम लोग इसको रिसेप्टर्स जो बोलते हैं, हमारा शरीर का त्वचा वह भाग, शरीर का वह भाग जो कि संवेदना को ग्रहण करता है उसे हम लोग ग्राही अंग कहेंगे। इसमें त्वचा वगैरह सब आएंगे, ठीक है। अगर हम लोग प्रकाश के लिए बात करें कि प्रकाश के लिए संवेदी अंग कौन सा है, तो आंख है, जो सुनते हैं हम लोग अभी जो सुन रहे हैं। इसके लिए संवेदना मार्ग जो हमारा ग्राही अंग है वह हमारा कान है। तो इस तरह से जो हम लोग देखेंगे ग्राही अंग कौन सा होता है। दूसरा चीज है कि ये जो हम लोग का जो संवेदना को ग्रहण किया, त्वचा जो ग्रहण किया, उसे जो है एक नर्व जो है उसको लेकर जाता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तंत्रिका तंत्र तक। तो इसे हम लोग संवेदना मार्ग कहते हैं, ठीक है। और यहां पर जो है रिले न्यूरॉन्स होते हैं नर्वस सिस्टम के पास, जो कि हम लोग तंत्रिका केंद्र कहते हैं, ठीक ना। तो तंत्रिका केंद्र में रिले सेंटर्स होते हैं जहां से जो है सूचना का ग्रहण करने के बाद जो उससे संबंधित जो विश्लेषण होगा, सूचनाओं का विश्लेषण किया जाएगा और उसके बेस पर जो है जो निर्देश होगा वो जारी किया जाएगा, जो कि प्रेरक मार्ग के द्वारा जो है आएगा। और ये जो है इफेक्टर ऑर्गन कहां पर वर्क करेगा, ताकि हम हाथ पीछे कर लें। ये गर्म कोई पानी है, अगर इसको हम लोग जैसे ही छुएंगे तो हम लोग हाथ तुरंत पीछे कर लेते हैं, जो कि इतना जल्दी रिले होता है सूचना हमारे मस्तिष्क से कि वह जो है हमें पीछे करवा लेता है। खास करके ये बात ध्यान रखना है कि हमारा जो रिले सेंटर्स होता है, अगर हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो मस्तिष्क इसमें काम नहीं करता है, बल्कि हमारा जो होता है स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जनरली हम लोग मस्तिष्क बोलते हैं लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। तो मस्तिष्क की जगह पर हमारा क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं को स्पाइनल कॉर्ड नियंत्रित करता है। इसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है। अगर हम लोग जैसे मान लेते हैं कि मच्छर अगर काट रहा हो, तो क्या मच्छर काटने के लिए सोचेंगे कि हाँ मच्छर को मारते हैं? मस्तिष्क थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करता है, जबकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए बहुत ही फास्ट काम करता है। इसीलिए जो है हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड ही प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्लियर है? अब हम लोग जो है मनुष्य में के अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि में बहुत सारे ग्रंथियां हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, फिर आपका जो है अग्नाशय की लंगरहंस की द्वीपिकाएं, फिर जनन ग्रंथियां आती हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसमें देखिएगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कपाल के स्फेनोइड हड्डी में पाया जाता है, जो कि इस जगह पर होते हैं। इसी हड्डी के आसपास जो है जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, बिंदी लगाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि इससे जो है हमारा जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है या चंदन जो लगाते हैं हम लोग, तो यह इससे जो है हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि शांत रहता है, ठीक है। तो जिससे कि चित्त शांत रहता है। तो ये जो है कपाल के स्फेनोइड हड्डी में पाया जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को, क्योंकि ये जितने भी ग्रंथियां हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है, या फिर कह सकते हैं कि सभी ग्रंथियों को यह नियंत्रित करता है, जिसके कारण जो है इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। जो अग्रपिंडक हैं उससे स्रावित हार्मोन जो है वृद्धि हार्मोन है, जो कि मनुष्य में जो है यथोचित लंबाई में वृद्धि करवाता है। अगर मान लेते हैं कि जो वृद्धि हार्मोन है उसका स्राव आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो शरीर का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम लोग जो है जायगोटिज्म या बृहत्ता कहते हैं। इसमें जो है दानव की आकृति जैसी जो है संरचना हो जाती है, शरीर का जो है हड्डी वगैरह सब जो है वो बड़ा हो जाता है और शरीर विशालकाय हो जाता है, जिसके कारण जो है शरीर दानव के आकार का दिखता है, जिसे जायगोटिज्म कहा जाता है, यानी बृहत्ता। मतलब सामान्य वृद्धि से ज़्यादा होता है इसमें जायगोटिज्म में वृद्धि। अगर क्या हो कि उसकी जो वृद्धि हार्मोन है इसका स्राव जो है एक निश्चित मात्रा से कम हो, अगर निश्चित मात्रा से कम होता है स्राव, तो उसमें शरीर का आकार जो है छोटा रह जाता है, मतलब सामान्य आकार से छोटा रह जाएगा, जिसे हम लोग बौनापन कहते हैं, ठीक है। यह नर में जो है इससे जो पिट्यूटरी हार्मोन से, पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है
जो कुछ कुछ हार्मोन जो है निकलते हैं, तो वह जो है उसमें से कुछ हार्मोन जो है नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावे जो है यह मादा में दुग्ध स्राव के लिए भी प्रेरित करते हैं, कुछ हार्मोन जो निकलते हैं उसके लिए। ठीक है, हार्मोन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो पश्च पिंड जो होता है, पश्च पिंड जो है शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है, और जब डिलीवरी के समय का बात होता है तो उस समय जो है मादा में जो है बच्चे के जनन में सहायक होता है। तो उस समय जो है बच्चा जो है जन्म लेगा तो उसके लिए पश्च पिंडक जो है उसमें जल के संतुलन की मात्रा को बनाए रखता है। अब यहाँ पे आते हैं दूसरा ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। थायराइड जो है द्विपिंडक संरचना होता है, जो श्वास नली के यानी ट्रैकिया के दोनों ओर पाया जाता है, और दोनों जो ट्रैकिया है ये दोनों पीछे से रहता है, तो ये जो है दोनों स्थैमस से जुड़ा हुआ रहता है, इस पीछे इस तरफ से, तो इसको स्थैमस कहते हैं। पूछा जाता है कि जो थायराइड ग्रंथियाँ हैं वो उनके दोनों भाग या दोनों पिंडक किस चीज़ से जुड़े रहते हैं, तो स्थैमस से जुड़े रहते हैं। और थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन है वो थायरॉक्सिन है हार्मोन। थायरॉक्सिन के स्राव के लिए जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है, और यह आयोडीन इसका मुख्य घटक है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और सामान्य उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो है अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो गलगंट या घेंघा रोग हो जाता है, और थायरॉक्सिन की कमी से शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि भी प्रभावित होती है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर जो है लोगों में सामान्यतः जो है आयोडीन की कमी पाई जाती है, और वहाँ घेंघा रोग ज़्यादा होता है, जबकि समुद्री इलाके में यह रोग नहीं पाया जाता है, क्योंकि समुद्र के पानी में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, तो समुद्री मछलियाँ वगैरह सब खाते हैं तो उसमें आयोडीन मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि घेंघा रोग आखिर होता कैसे है, तो हमने अभी जाना कि थायरॉक्सिन के स्राव के लिए जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है, और यह जो होता है हमारा थायराइड ग्रंथि है। तो इसमें जो है जब क्या होता है कि जब सामान्य से कम आयोडीन मिलता है शरीर को, तो ये थायराइड ग्रंथियाँ अपने आकार को बढ़ाता है ताकि उसका अवशोषण, आयोडीन का अवशोषण को बढ़ा सके, जिससे कि हमारा जो है ये गलगंट हो जाता है और गला फूल जाता है। इसी को हम लोग घेंघा रोग कहते हैं, ठीक है, और या गलगंट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावे अगर मान लेते हैं बच्चे के जन्म से पहले आयोडीन की कमी हो जाती है तो बच्चे में जो है शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। इसलिए आयोडीन का स्राव होना यानी थायरॉक्सिन की उपस्थिति बहुत ही जरूरी होती है। अब आते हैं हम लोग पाराथायरॉयड ग्रंथि। यह जो है मटर जैसी संरचना होती है, जो पालीयुक्त होगी, जैसे मटर में पालीयुक्त होती है वैसे ही, जो कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे कि हड्डी वगैरह सब मजबूत होते हैं। तो ये जो है पाराथायरॉयड का काम है, जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो अगर पूछा जाता है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो पाराथायरॉयड ग्रंथि के द्वारा होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है यानी गलगंट रोग होता है, ठीक है। और शारीरिक और मानसिक वृद्धि भी इससे प्रभावित होती है, ठीक है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि में जो पिंडक है वो किससे जुड़े होते हैं, तो स्थैमस से जुड़े होते हैं। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ट्रैकिया के दोनों ओर पाई जाती है, ठीक ना। और यहाँ पर हम लोग देखें कि पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और अगर वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। वृद्धि हार्मोन के अधिक स्राव से कौन सा रोग होता है, तो जाइगोटिज्म हो जाता है। कौन सी घटना होती है, तो जाइगोटिज्म होता है। और इसके कम स्राव से बौनापन होता है, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग जानेंगे, क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा इधर आते हैं एड्रेनल ग्रंथि पे। इसे जो है सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहा जाता है, और यह जो है किडनी के ऊपर पाया जाता है। यह जो है इसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। यह जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे हम लोग फ्लाइट, और इससे जो स्रावित एक हार्मोन है उसे फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। डर से अगर कभी जो है डर लगता है तो अचानक से हमारी ताकत को यह बढ़ा देता है, जो कि हमें उसे बचाव के लिए उपयोगी होता है। तो इसे जो है फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो इससे जो है फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन स्रावित होता है। इसमें और हम लोग बाद में देखते हैं। अब देखते हैं अग्नाशय की लंगरहैंस की द्वीपता। अग्नाशय जो है पीला रंग का होता है, जो कि एक विशिष्ट कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह है यह अग्नाशय में। अग्नाशय से जो स्रावित हार्मोन है वह जो है इंसुलिन है, यानी अग्नाशय की लंगरहैंस की द्वीपिकाओं से स्रावित हार्मोन इंसुलिन है, जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन की मात्रा शरीर में सही नहीं होती है, मतलब जितना जरूरत है उससे अगर कम स्रावित होता है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से हमें मधुमेह यानी चीनी बीमारी कह सकते हैं, या फिर डायबिटीज हो जाता है। तो डॉक्टर हमें जो है प्रिस्क्राइब करते हैं कि इंसुलिन की सुई देनी पड़ेगी, और ये जो हमें इंसुलिन दिया जाता है, क्लियर है। अब आते हैं हमारा लास्ट ग्रंथि है जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां दो तरह के होते हैं, मादा में अंडाशय और पुरुषों में वृषण पाया जाता है। तो जो अंडाशय से स्रावित हार्मोन है वो लड़कियों में यानी बालिकाओं में यौवनावस्था में होने वाले परिवर्तन यानी द्वितीय लक्षणों को
प्रभावित करता है, या उसके एस्ट्रोजेन होते हैं इसमें, ठीक ना, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो होता है अंडाशय से स्रावित होता है। वृषण से जो है स्रावित हार्मोन जो होता है ये एंड्रोजेन कहलाता है, ठीक है। और ये जो है एंड्रोजेन हार्मोन जो है हमारा एक, वो टेस्टोस्टेरोन है, और यह लड़कों में लैंगिक लक्षणों यानी द्वितीय लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करता है। इसी के कारण जो है दाढ़ी मूछाना, मसल्स का स्ट्रांग हो जाना, ये सभी जो है इसके कारण होता है, जो कि हम लोग अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जनन चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ा जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको कम बताया जा रहा है, उसमें हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि हो गए, और यह हमारा नियंत्रण और समन्वय यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप